नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें हम चर्चा करेंगे आनुवांशिकी की। इसके पहले अपन ने बता दिया था कि आनुवांशिकी का अब जो होगा प्रैक्टिस सेट होगा। आनुवांशिकी से अगर देखा जाए यानी कि जेनेटिक्स, इससे संबंधित यदि प्रश्न अगर देखे जाए दोस्तों तो 1 से 2 प्रश्न पूछ ही लेता है ना। और ये जो टॉपिक है दोस्तों छोटा टॉपिक है, पर इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर समझ लेते हैं तो फिर ये आसानी से याद हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह लेट ना करते हुए अपन इसको चालू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही क्लास समाप्त होगी पीडीएफ उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से डाउनलोड करके आराम से उसको जब मन चाहे तब उसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं इस टॉपिक को। आनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या कहलाता है? लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां और कारणों के अध्ययन को ही आनुवांशिकी कहते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लें दोस्तों आनुवांशिकी को, कि आनुवांशिकी का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? मान लीजिए वन आरक्षक की और जेल प्रहरी की जीव विज्ञान को पढ़ा रहा हूं, तो यही जो लक्षण हो वो मेरे पुत्र में भी आ जाएं। ये अनुवांशिकी लक्षण नहीं है। मानव के जो गुण होते हैं वही उनके पुत्रों में आते हैं, वे अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। समझिएगा मेरी बात को, जो जीन के अंदर होंगे वही आएंगे। ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मेरे दिमाग में है वो चीज नहीं आएगी मेरे पुत्र में। वो चीज जो है वो एक अलग बात है, वो हमारे दिमाग में है, जो जीन में है वो चीजें आएंगी। जैसे कि कुछ रोग होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, हीमोफीलिया होता है, रक्का थक्का नहीं जमता जिसमें। इसके अलावा देखा जाए तो गंजापन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनुवांशिक लक्षणों के माध्यम से ही होती हैं। तो यहाँ से आप लोग अनुवांशिक लक्षणों को समझ गए। अनुवांशिक लक्षणों की जो परिभाषा है उसको समझना जरूरी है, तभी हम इसको आगे पढ़ेंगे या समझ सकेंगे। चलिए, अब आता है प्रश्न, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहन मेंडल ये आनुवांशिकता के जनक थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हीं को कहा जाता है। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी इन्होंने ही दी थी। एक मिनट दोस्तों, चलिए। क्लियर? तो इन्होंने ही आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। किसने? ग्रेगर जोहन मेंडल ने। आप लोगों को बता दें दोस्तों, ये बहुत ही महान गणितज्ञ भी थे, एक तरीके से वैज्ञानिक तो थे ही, गणितज्ञ भी थे। तब इन्होंने अपने कुछ नियम दिए थे जिनमें प्रभाविकता का नियम आता है, जिसमें स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम आता है। वो नियम कौन से हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। चलिए, अब अपन आगे चलते हैं। ग्रेगर जोहन मेंडल ने अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। मटर के पौधे का। अब मटर के ही पौधे का उन्होंने क्यों चुनाव किया, इसका कारण जान लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। कारण क्या था? मान लीजिए ग्रेगर जोहन मेंडल के समय पर मैं होता, अब जब मैं वहां पर होता तो ग्रेगर जोहन मेंडल मान लो मेरे ऊपर अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग करते, तो वो तो बुढ़े होते और निपट जाते। क्यों? क्योंकि भाई उसके लिए फिर मेरे पुत्र होते, मेरे पुत्र के फिर पुत्र होते, फिर उनके पुत्र होते, तभी तो वो एक निकाल पाते एवरेज की, हाँ भाई अनुवांशिकी संबंधी इन पे सब पे प्रयोग किया। लेकिन उतनी तो उनकी उम्र ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया। क्योंकि मटर अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने में, कितने में? 3 से 4 महीने में बन जाता है, फिर दूसरी मटर उग जाती है। इसी प्रकार वो प्रयोग करते चले गए और उन्होंने अपने जो नियम थे वो नियम पर दिए। एक बात और दोस्तों, यदि डीपली प्रश्न आता है तो आ जाता है मटर के पौधों का। तो कौन से मटर के पौधों का? तो बागानी मटर मटर या फिर गार्डन पी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखें, बागानी मटर। ठीक है, बागानी मटर, इस पर उन्होंने प्रयोग किया। क्लियर? चलिए, अब आगे चलते हैं। अब अपन यहां से समझते हैं दोस्तों कि किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया था। वो बागान में गए, उन्होंने मटर ली। अब मटर को देखते ही उन्होंने ये समझा, उन्होंने एक नियम दिया था प्रभाविकता का नियम। उनके अनुसार देखिए, मान लीजिए ये मटर है, 2 प्रकार की मटर थी शुरुआत में। हालांकि उन्होंने उन जो पेड़ थे वो 7 प्रकार के पेड़ लिए थे,
वो धीरे धीरे बाद में है, लेकिन उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अपन को सिर्फ समझना है और याद रखना है ना, क्योंकि और भी तो कुछ पढ़ना है, सिर्फ खाली यही यही थोड़ी ना है कि मटर पे ही 7 दिन लगा देंगे। तो बस आप समझिए, उन्होंने लंबे पौधे लिए, उनका नाम दिया टीटी। मटर में ही लंबे पौधे, और फिर लिए उन्होंने बौने पौधे, उनका नाम दिया छोटा टीटी। ये दो दो क्यों दिए? क्योंकि जो भी गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं। तो एक टी, ये कौन है? लंबा पौधा। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, समझिएगा, लंबा पौधा, ठीक। और ये क्या था? ये था बौना पौधा। इसको आप समझ जाएंगे तो आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वो एकदम सरल लगने लगेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। याद करने की एक ट्रिक और आपको बता देता हूं दोस्तों, जो वीडियो या जो क्लास आपने आज देखी, मान लीजिए आज शाम को, रात में आपने देख ली, सुबह उठते ही साथ इसको एक बार फिर से देख लें, इसके बाद 3 दिन बाद एक बार देख लें, और फिर 7 दिन बाद देख लें। कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। जो ये जो गणित है इसको हमेशा आप लोग समझ जाएं और इसी के अनुसार चलें। कब? एक दिन रात में देख ली जिस दिन देखना था, उसके दूसरे दिन सुबह उठते ही साथ देख ली। ये जो हमारा दिमाग है ना दोस्तों, ये दिमाग एक तरीके से पेट जैसा काम करता है। आप अगर खाते जाएंगे तो पचाएंगे कैसे? उसको पचाना जरूरी है। पचाने से मेरा मतलब उसको दिमाग में रखना जरूरी है। यदि वो दिमाग में रहेगा तभी तो आप वहां पर हल कर पाएंगे। दिमाग में नहीं है, आपने कितना भी पढ़ा हो तो क्या मतलब है, बताइए। तो इसीलिए उसको दोहराना बार बार जरूरी है। तो दोहराने का भी एक सही निश्चित समय होता है। नींद हमारे लिए इसीलिए जरूरी होती है कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया तो नींद में वो अपने आप हमारे अनकॉन्शियस माइंड के पास में धीरे धीरे पहुंचने लगता है, और फिर उसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो वो पक्का हो जाएगा। 3 दिन बाद और ज्यादा पक्का हो जाएगा, 7 दिन में तो वो क्लियर ही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो टीटी लंबे पौधे ले लिए उन्होंने और टीटी बौने पौधे ले लिए, क्लियर। अब उन्होंने यहां से क्रॉस करवाया, क्रॉस यानी संकर हिंदी में बोलते हैं, और क्रॉस। अब क्रॉस में हुआ क्या? यहां से एक टी आया और यहां से ये टी आया। उन्होंने ये कहा था दोस्तों, इस वाली बात को आप लोग मान के चलिएगा, यहां से एक टी आया और यहां से छोटा टी, यानी ये लंबा पौधा और ये बौना पौधा। उन्होंने ये कहा था प्रभाविकता के नियम में कि जो जिसके जीन पावरफुल होते हैं या जो बड़ा होता है वो दूसरे वाले पे प्रभाव डाल देता है। यानी कि जो बड़ा होता है, ये लंबा है, लंबा टी है, ये बौना टी है, तो ये जो बड़ा वाला टी है ये छोटे वाले टी पर अपना प्रभाव डाल देगा, और ये छोटा वाला टी बहुत कम ऐसी चांसेस होंगे कि ये इस पर प्रभाव डाल सके। ये उनका प्रभाविकता का नियम था। तब उन्होंने कुछ और बातें कही। वो बातें क्या थी, इस बॉक्स से अपन समझते हैं। एक टी को उन्होंने यहां रखा, एक टी को उन्होंने यहां रखा, समझते जाइएगा। ये लंबे लंबे टी हो गए यानी लंबे पौधे वाले टी, ये बौने यानी नाटे टी वाले ये हो गए, क्लियर। अब आप समझिएगा यहां से, देखिए, जब ये टी आपस में मिले तो बड़े टी हो गए। इसको उन्होंने नाम दिया, इस वाले को उन्होंने नाम दिया शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, क्लियर। जब इस टी की इस टी से बात हुई या इस टी की इस टी से हुई, तब क्या आया, यहां भी टी है। तो उन्होंने प्रभाविकता के नियम में क्या बताया था कि जो बड़ा वाला पौधा होगा या जिसके जीन ज्यादा मजबूत होंगे वो छोटे वाले पर प्रभाव डाल देगा। तो ये तो हो गया शुद्ध लंबा। ये भी था क्या, अशुद्ध लंबा। क्या था, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, क्लियर। जब यहां पर आए तो भी हो गया टी और छोटा टी, तो ये भी हो गया अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। जब ये इस पर आए तब उन्होंने देखा तो ये छोटा टी और ये छोटा टी, तो ये हो गया क्या, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। अब उन्होंने गणित के माध्यम से 2 थ्योरी दी। कौन कौन सी दी, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या है, तो फिनोटाइप को आप सबसे पहले समझ लें। फिनोटाइप,
उन्होंने फिनोटाइप में बताया। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, वैसे गुण, अभी ये सब आगे आने वाला है, इसको समझ लेंगे तो आगे वाले प्रश्न बहुत सरल हो जाएंगे। फिनोटाइप का मतलब होता है जो उनमें डायरेक्ट दिख जाने वाले गुण होते हैं, जो फिजिकल से संबंधित, फिजिकल का मतलब जो सामने से दिख जाए, उन्हीं को फिनोटाइप कहा जाता है, एकदम सामने से दिख जाए। तो सामने से दिखने में उन्होंने एक थ्योरी दी, वो क्या दी, उन्होंने दी कि यदि देखा जाए तो प्रभाविकता के नियम के अनुसार टी लंबा हो गया, शुद्ध लंबा, बड़ा टी और छोटा टी, ये भी है, लेकिन है क्या, अशुद्ध लंबा, और फिर बड़ा टी और छोटा टी, तो ये भी अशुद्ध लंबा। तो इन्होंने इस पर प्रभाव डाल दिया, ये तो शुद्ध लंबा हो गया, एकदम सीधा लंबा, और दूसरे और तीसरे वाले में यदि देखा जाए तो ये क्या हो गया, अशुद्ध लंबे। तो इन तीनों को उन्होंने 3 के बराबर मान लिया, यानी कि यदि देखा जाए तो उनका अनुपात 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1। ये होते हैं फिनोटाइप, जो डायरेक्ट उनके लक्षण उनमें दिखाई देते हैं, 3:1। यानी कि प्रभाविकता के नियम के अनुसार ये उन्होंने संभावना दिखाई कि यदि लंबे पौधे और बौने पौधे मटर का आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो प्रभाविकता के नियम के अनुसार संभावना ये ज्यादा है कि लंबा पौधे वाले जो गुण होंगे या जो उसके जीन होंगे वो छोटे बौने पौधे पर प्रभावी हो जाएंगे। तो ये इनका फिनोटाइप था। तो 3:1 क्लियर हो गया। अब उन्होंने एक और दिया था जिसको उन्होंने दिया जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप। अब ये क्या था, ये उन्होंने जीन, ये वो गुण थे जो सामने से दिखाई नहीं देते लेकिन होते सभी में हैं। अब ये थे कैसे, तो सबसे पहले तो एक लंबा आया, ये देखिए शुद्ध लंबा, तो उसके लिए उन्होंने 1 किया। इसके बाद ये जो 2 थे, अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा, क्या थे, अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा, तो ये हो गए कितने, 2। और फिर एक था शुद्ध बौना, क्या था, शुद्ध बौना, तो ये हो गए 1। समझ गए। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि फिनोटाइप का अनुपात क्या था, तो 3:1, और जीनोटाइप का अनुपात क्या था, तो 1:2:1। इस तरीके से, यानी यदि जीन की हम तुलना करेंगे तो जीन की तुलना में हमारे लिए क्या समझ में आएगा, जीन की तुलना में समझ में आएगा कि यदि हमने लंबे पौधे और बौने पौधों को लिया है तो उनमें जो बाद में उनके नस्लें बनेंगी वो कैसी बनेंगी, 1:2:1 जीनोटाइप में। यानी जो जीन के लक्षण होंगे ये इनके अंदर के लक्षण हैं, समझना, जीन के लक्षण इनके अंदर के लक्षण हैं, जो कोशिकाओं वाले लक्षण एक से दूसरे में जा रहे हैं। फिनोटाइप जो फिजिकल वाले थे, तो संभवतः ये होगा कि 3 पौधे जो होंगे वो एकदम लंबे हो जाएंगे और एक जो होगा वो एकदम से बौना हो जाएगा। तो ये दोनों चीज संभवतः आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार ये तो मैंने आपको एक पेड़ का बताया, सिर्फ किस किस का, लंबे का और बौने का। उन्होंने ऐसे 7 पेड़ों को लिया था, यानी 7 × 2 बराबर 14 पेड़ों पर उन्होंने अपनी पूरी व्याख्या की थी। और बड़े बड़े एग्जामों में, नीट ईट जैसे एग्जामों में इन पूरे को पढ़ाया जाता है, इसीलिए कम से कम 7 दिन का समय उसमें ले लेते हैं, कभी कभार 3 से 4 दिन में भी समाप्त कर देते हैं। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये समझाना इसलिए जरूरी था कि अब जो प्रश्न आएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं दोस्तों, ये परीक्षा में नहीं आता, ये जो मैंने आपको बताया है ये परीक्षा में नहीं आता, ये समझने के लिए है। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे वाले प्रश्नों को समझने में आपको समस्या नहीं होगी। क्लियर। ये ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। प्रभाविकता का नियम आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं आया हो कमेंट में बताइएगा, अगली वाली क्लास में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। चलिए अब देखिए, अनुवांशिकी की इकाई क्या है, तो जीन है। जीन अपन ने चर्चा की थी दोस्तों, जीन से ही डीएनए बना था, डीएनए से ही गुणसूत्र बन गया था, बना था ना। तो ये सब एक ही बातें हैं, बस इनके ग्रुप का अंतर है। जीन जब ज्यादा ग्रुप में हो गए तो डीएनए बन गया, डीएनए जब ज्यादा ग्रुप में हो गया तो पूरा पूरा गुणसूत्र बन गया। चलिए क्लियर। जीन कहां उपस्थित होते हैं भैया, गुणसूत्रों में होते हैं। प्रभाविकता का नियम किससे संबंधित है, अनुवांशिकता से। क्लियर। सिर्फ ऐसा ही प्रश्न आता है दोस्तों, इतना ही याद करना है आपको। ये जो यहां मैं समझाया हूं वो सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन जो भूलना नहीं है वो यही है, प्रभाविकता का नियम अनुवांशिकता से। प्रभाविकता का मतलब सीधा यही था कि जिसमें ज्यादा जीन है, मजबूत जीन है, बड़े जीन है, वो छोटे वाले जीन में अपना प्रभाव पूरा डाल देते हैं। पृथक्करण का नियम किससे संबंधित है, तो अनुवांशिकता से। अब यहां पर ये 2 और मैंने लिखे हैं, इनको अच्छे से समझ लें दोस्तों। समझ क्या लें, इनका मतलब एक ही है, तीनों चीजें एक ही हैं, इसीलिए वो पूछ लेता बीज संयोजन का नियम किससे संबंधित है, युग्मकों की शुद्धता का नियम किससे संबंधित है, और पृथक्करण का नियम किससे संबंधित है। तीनों एक ही बातें हैं, तो ये अनुवांशिकता से संबंधित है। क्या होता है, बीज संयोजन पूछ लेगा, युग्मक पूछ लेगा, लड़का परेशान, और यार ये कहां से आ गया,
इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया, आप लोग याद कर लें। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों आनुवांशिकता से। क्लियर? प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीनों आनुवांशिकता से संबंधित है। पृथक्करण के नियम को ही विसंयोजन का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्लियर? तीनों से संबंधित जो प्रश्न है वो आते हैं दोस्तों पटवारी में, पुरानी क्लासों को देख लीजिएगा, आए हुए ये प्रश्न है। अब आगे चलते हैं। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बीडल और टैटम ने। बीडल और टैटम ने। यहां से क्या मालूम पड़ता है दोस्तों, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका। यहां से क्या मालूम पड़ता है दोस्तों कि एक जीन एक ही एंजाइम से बना हुआ होता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर? किस नियम को शुद्धता का नियम कहते हैं? तो पृथक्करण के नियम को शुद्धता का नियम कहते हैं। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया है? 1905 में डब्ल्यू वॉटसन ने। किसने? डब्ल्यू वॉटसन ने। सीधे सीधे एक नंबर के प्रश्न है दोस्तों। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 1909 में जोहानसन ने। इसको अपन दूसरी बार इसी क्लास में पढ़ रहे हैं और आया हुआ पटवारी और आबकारी दोनों में ये क्वेश्चन याद रखना। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैं सन भी आप लोगों के लिए इसीलिए लिख देता हूं, 1909 जोहानसन ने। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जीवधारियों के लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, आ जाइए लौटिए फिर से, ये हो गया फिनोटाइप, 3:1। क्लियर? यही उन्होंने बताया था। जीनोटाइप जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते पर जीन जो उसकी कोशिका के अंदर है, केंद्रक में, वो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएंगे जरूर। उनका अनुपात क्या था? 1:2:1। अब तो नहीं भूलेंगे? चलिए। एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी या एलील। ये भी प्रश्न आता है दोस्तों, युग्म विकल्पी या एलील। ठीक। जीन को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अब यहां से आपकी और समस्याएं पूरी समाप्त हो गई। एक तो आनुवांशिकता की इकाई कहेंगे हम जीन को, डीएनए का एक भाग कहेंगे और उत्परिवर्तन की इकाई भी कहेंगे। अब आप समझिए उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन का जो नियम है, अभी मैंने जब जैव विकास आपको पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब उत्परिवर्तनवाद को मैंने वहां समझाया था, एक बार यहां भी बता देता हूं। ये कोई नया शब्द नहीं है, इसको समझिए। होता क्या है दोस्तों, कभी कभार वंशागति के होने के क्रम में हम देखते हैं कि कोई कोई से, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा किसी कहीं पर ऐसे पुत्र भी पैदा हो जाते हैं, ऐसे बालक का जन्म हो जाता है जिसकी 6 उंगलियां होंगी, है ना, 6 उंगलियां होंगी। या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी की टांगें बहुत ज्यादा लंबी हो जाती हैं, कोई एकदम से बौना हो जाता है। तो यही उत्परिवर्तन कहलाता है, एकदम से परिवर्तन हो जाना उत्परिवर्तन। फिर होगा क्या, मान लीजिए वो हो गया कैसा, एकदम से बौना हो गया। अब जब ये एकदम से बौना हो गया तो धीरे धीरे इसकी भी जो संतानें होंगी वो भी बौनी होती चली जाएंगी, है ना। इसकी भी संतानें वो और बौनी होती चली जाएंगी, वो और बौनी होती चली जाएंगी, फिर और बौनी होती चली जाएंगी। इस प्रकार से उनका एक पूरा, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा उनका एक वंश ही बन जाएगा। यही उत्परिवर्तन भी कहलाता है। तो हम इसका जो पूरा कारण है वो किसको मानते हैं? जीन को। जीन ही उत्परिवर्तन की इकाई है। और यही वाला जो नियम था उत्परिवर्तनवाद, वो किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रीज ने। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है क्योंकि यदि जैव विकास के सिद्धांत में देंगे तो जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वह ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तनवाद ही है। क्लियर? चलिए, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों डीएनए कहलाता है। डीएनए जीन से बना होता है और डीएनए के मिलने से ही गुणसूत्र बन जाते हैं। क्लियर? बार बार मैं आपको इसीलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों को अपने आप याद हो जाए। माता पिता की गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं? तो गुणसूत्रों के द्वारा। किस कारण से एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? आनुवांशिक भिन्नता और वातावरण की व्यवस्था से। अब आप समझिए, मान लीजिए कोई पुरुष है तो बच्चे का जो जन्म होगा वो तो जब तक माता नहीं आएगी तब तक, जब माता पिता मिलेंगे तब उसके बाद बालक आएगा। तो जो बालक होता है उसमें माता और पिता दोनों के गुण होते हैं, इसीलिए वो दोनों से भिन्न होकर
आगे निकलता है। समझना मेरी बात को। यदि हम अगर अपने हाथ की एक कोशिका को देखेंगे तो एक कोशिका से यदि समसूत्री विभाजन होता है तो उसी की जैसी दूसरी कोशिका होगी, तो निश्चित तौर पर जो गुणसूत्र उसमें होंगे वही उसमें होंगे। किंतु जब माता पिता के आपस में मिलने से दोनों हो जाते हैं तो उन दोनों के जो गुण होते हैं वो माता पिता से भिन्न हो जाते हैं, तो यही अनुवांशिक भिन्नता कहलाती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 23 होती है। शब्द द्विगुणित लिखा है इसीलिए 23 आ गया। यदि खाली क्रोमोसोम की संख्या होती तो हम 46 कर देते। कैसे कर देते? 23 में 2 का गुणा कर देते, क्योंकि गुणसूत्र डबल ही होते हैं। क्लियर? लड़का पैदा होगा बच्चे में, लड़का पैदा होगा बच्चे में, ये दोस्तों एक कंडीशन है। कब होगा? जब एक्स वाई गुणसूत्र होंगे। अब इसको ऐसे समझ लें कि होता क्या है, देखिए पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र हमेशा होते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स होते हैं। क्लियर? यदि एक्स, मान लीजिए यहां से एक्स आ गया और यहां से एक्स आ गया, क्योंकि यहां से तो किसी भी कंडीशन में एक्स ही आएगा, समझिएगा। मान लीजिए ये पिता है, ये माता है। अब क्या होगा? पिता के माध्यम से एक्स आ गया और माता के माध्यम से एक्स आ गया, तो लड़की पैदा हो जाएगी। क्लियर? अब होगा क्या दूसरी बार में? मान लीजिए पिता की तरफ से आ गया क्या? वाई, और माता की तरफ से तो एक्स ही आना है ना? तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा लड़का। यानी कि यहां से एक चीज तो क्लियर निकल के आई कि लड़का या लड़की होने में माता नहीं पिता ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्हीं के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। ये विज्ञान कहता है। हालांकि ये जो चीज है ये ऊपर से होती है ना, इसमें ना पिता का हाथ होता है ना माता का हाथ होता है, लेकिन विज्ञान के माध्यम से यदि जिम्मेदार ठहराया जाए तो फिर पिता को ठहराया जाता है। ठीक है? तो जब वाई एक्स होंगे तो लड़का होगा। अब इसी से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए तो देखिए, मानव में नर गुणसूत्र कितने होते हैं? एक्स वाई। अब ये अपन ने चर्चा की, ये हो गए एक्स वाई। ठीक, ये एक्स वाई। अब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि जोड़े में था, मटर वाला था उसमें भी जोड़े में था। बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो पिता का होता है। क्लियर? यहां पर देखिए, जब एक्स एक्स हो गया तो लड़की और एक्स वाई हो गया तो लड़का, क्योंकि किसी भी कंडीशन में माता जी से तो एक्स एक्स ही आएंगे, लेकिन पिताजी से एक्स वाई में कुछ भी आ सकता है। क्लियर? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। इसको याद रखना, 23 जोड़ी मत लगा देना दोस्तों, ये 22 जोड़ी ही होती है। क्लियर? हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, यह भी एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया दोस्तों, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। ये कहते हैं कि ब्रिटेन से चली हुई बीमारी थी। ब्रिटेन की जो राजा वगैरह थे उनको ये बीमारियां थी। तो हीमोफीलिया में होगा क्या? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर सामान्य रूप से देखें तो 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, पर उनको यदि कोई चोट लग गई तो रक्त बहता ही रहेगा, थक्का ही नहीं बनता। हालांकि वो इतनी मात्रा में नहीं बह जाता कि वो एकदम से समाप्त हो जाए, थोड़ा बहुत थक्का बनता है, लेकिन धीरे धीरे रक्त का जो रिसाव है वो होता रहता है। यही हीमोफीलिया है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोटोनोपिया और ड्यूटीरानोपिया। ये क्या है दोस्तों? मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोनोपिया और ड्यूटीरानोपिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ है एमपीपीएससी में। ठीक है, तो ये दोहराया जा सकता है, इसलिए याद कर लें। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का, डीएनए का याद रखिएगा। इससे ये पता पड़ जाता है कि पुत्र के पिताजी कौन है ना। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो लोग कहीं ना कहीं नेवी से बाहर हो गए होंगे, आर्मी से बाहर हो गए होंगे, वो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो ये वही बात चल रही है, वर्णांधता। तो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा रंग। तो जब उन लोगों को मेडिकल चेकअप कराया जाता है, मान लीजिए उन्होंने सब कुछ पास कर लिया और कलर ब्लाइंडनेस है उनके लिए, तो मेडिकल चेकअप जब कराया जाएगा तो उनके लिए एक इस तरीके से गोल करके एक अक्षरों का समूह दे देते हैं जिसमें लाल रंग होगा, हरा रंग होगा। तो वो क्या करते हैं कि जो लाल रंग है ना, वो हरे रंग को पहचान ही नहीं पाते। मतलब उनको लाल रंग हरे रंग का दिखाई देता है। और होता क्या है, वो बनाते कैसे? हरे रंग में ही एक अक्षर लिख देते हैं, मान लीजिए 21 लिख दिया, तो उनको वो हरा हरा ही दिखता है, 21 नंबर ही नहीं दिखता। समझ गए? 21 भी उनको बराबर दिखता है। यही होती है कलर ब्लाइंडनेस। और ये किसकी वजह से होती है? ये इन्हीं को बोलते हैं आनुवांशिक रोग, जीनों की वजह से होती है। क्लियर?
महिलाओं में ये समस्या नहीं होती क्योंकि महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं, क्योंकि उनमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये पुरुष पुरुष इससे प्रभावित होते हैं, ये भी याद रखें। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांध के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे? तो पुत्रियों के पुत्र में। किस में होंगे? पुत्रियों के पुत्र में। वर्णांध का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस, पुरुष नॉर्मल महिला से शादी कर ले तो भैया फिर ये जो लक्षण है किस में होंगे? तो पुत्रियों की पुत्री में, मतलब जो पुत्री होंगी उनके पुत्र में होंगे। क्लियर? पुत्रियों में नहीं होंगे, पुत्र में होंगे। कहा ना कि महिलाएं इन रोगों की वाहक होती हैं, वाहक इनके माध्यम से होता है, पर इनको ये नहीं होता अधिकतम। क्लियर? मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, जो मैंने यहां पर ब्लू कलर से लिखे हैं, इनको अच्छे से याद कर लें, बार बार पूछा जाता है। घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14। मटर को इसलिए क्योंकि ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के पौधों को लिया था। कौन सी मटर? बागानी मटर, गार्डन पी। प्याज में 16 होते हैं, मक्का में 20 होते हैं, टमाटर में 24 होते हैं, मेढक में कितने होते हैं? 26, बिल्ली में 38। अभी टमाटर पे क्वेश्चन आया था, क्या पाया जाता है इसमें? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइकोपेन। चूहा में कितने होते हैं? 40। आलू, चिंपैंजी, तंबाकू, इनमें होते हैं 48। तीनों से क्वेश्चन आता है दोस्तों बार बार, आलू, चिंपैंजी और तंबाकू। तो चिंपैंजी को ऐसे याद रख सकते हैं आप, चिंपैंजी ने आलू खाया, आलू खाने के बाद तंबाकू खा लिया, क्योंकि चिंपैंजी दिखते भी आदमियों के समान ही है ना। घोड़े में कितने पाए जाते हैं? 64। कुत्ते में पाए जाते हैं 78। कितने? 78। और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, 1300 से लेके 1600। क्लियर? मनुष्य में हमको पता है टोटल 46 होते हैं, 23 जोड़ी उनको कहा जाता है। क्लियर? चलिए, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना। डीएनए का संश्लेषण आ जाए, समझिए बात को, जीन का संश्लेषण आ जाए, ये सभी उत्तर हरगोविंद खुराना पे ही हैं। हरगोविंद खुराना को फिर नोबेल का भौतिकी पुरस्कार मिला था। अब इन्होंने किया क्या था? आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, इनकी इस तकनीक से क्या क्या इजाद हुआ है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले लौकी वगैरह जो थी वो छोटी हुआ करती थी, अब आप लौकियों को देखते हैं तो कोई कोई सी लौकी इतनी बड़ी हो जाती है। करेलों को देखा जाए तो करेला कम से कम इतना बड़ा हो जाता है। वो करेले इतने बड़े जो पहले छोटे छोटे आते थे, वो अब बड़े हो कैसे जाते हैं? होता क्या था, होता क्या है इसमें, किया कैसे जाता? मान लीजिए ये छोटा सा करेला है, तो इस करेले की कोशिका से उस गुणसूत्र या उस जीन को निकाल के बाहर कर दिया जो इसकी लंबाई को रोक रहा था। तो अब ये क्या करेगा? एकदम से बढ़ जाएगा। यही होती है हाइब्रिड कृषि, हाइब्रिड कृषि, जिसके माध्यम से कृषि ने बहुत ज्यादा उन्नति की हुई है। आप लोगों ने देखा होगा आलू, यदि आप लोगों में से बहुत सारे लोग किसान होंगे तो वो लोग जब आलू की फसल को करते हैं तो आलू के लिए वो आलू का बीज खरीद के लेके आते हैं। उस आलू से बहुत सारे आलू उत्पन्न होंगे, समझिएगा, बहुत सारे आलू उत्पन्न होंगे। मान लीजिए ये बीज लेके आए, यहां से बहुत सारा आलू उत्पन्न हो गया। अब इस आलू को वो जाएंगे और मार्केट में बेच आएंगे। लेकिन यदि वो चाहे कि मैं दूसरी बार बीज ना खरीदूं, इन्हीं आलू से अपनी खेती कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। वो बीज एक ही बार काम करते हैं, उनके लिए फिर उन्हें दूसरी बार फिर से बीज को खरीदना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरीके के हाइब्रिड बीज होते हैं कि छोटी सी चीज से बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है ना। जैसे लौकी बड़ी हो गई, कद्दू अगर देखे जाए तो बहुत बड़े बड़े होने लगे हैं। इस तरीके से टमाटरों को यदि देखा जाए तो उनका, नींबुओं को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो नींबू बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े होने लगे हैं। तो ये सब हाइब्रिड है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो आम के पेड़ हैं उनको आम देने में 10 से 15 साल लगते थे। आज आप आम का पेड़ ले आइए, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में वो आपको आम देने लगेगा। छोटा रहेगा उतना, भले चाहे वो आम नहीं बढ़ पाए, पर उसमें आम लगने लगेंगे। ये सभी हाइब्रिड थी। ये सभी अगर काम देखा जाए तो हरविंद खुराना के द्वारा जो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया उसी के माध्यम से बना। इसीलिए हरगोविंद खुराना को देखा जाए तो नोबेल का पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल जीव विज्ञान के नोबेल का पुरस्कार मिला था। चलिए आगे चलें। सामान्यतः जीन क्या होते हैं? तो डीएनए का एक भाग होते हैं। फिर से आ गया, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। मानव अनुवांशिकी को देख लें, ह्यूमन जेनेटिक्स। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? डब्ल्यू वॉल्टेयर ने। किसने? डब्ल्यू वॉल्टेयर ने, 1888 में। ठीक है। गुणसूत्र पर पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ क्या है? जीन है। गुणसूत्र के बाहर जीन कोशिका द्रव्य और कोशिकांग में होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? प्लाज्मा जीन, क्योंकि होते तो हैं ही। गुणसूत्र के बाहर जीन कोशिका द्रव्य में और कोशिकांग में। अरे भाई, ये हो गया कोशिका, ये यहां पे गुणसूत्र थे, इसमें छोटे छोटे जीन थे। अब मान लो ये बाहर आ गए तो उनको हम प्लाज्मा जीन कहते हैं। मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? 20 एमिनो एसिड। इन्हीं 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है।
इस पे अपन ने चर्चा की थी, पुरानी वाली क्लासों को जरूर देख लें, उनको यदि जोड़ के देखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 में। इससे से ही डीएनए का निर्माण होता है। अभी तक अपन ने इतना पढ़ लिया लेकिन ये नहीं देखा कि इस डीएनए का निर्माण कहां से हो जाता है। तो इस डीएनए का जो निर्माण होता है वह एक ऐसे एंजाइम से होता है जिसका नाम है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज, क्लियर? और डीएनए से आरएनए का होता है, पर डीएनए का कैसे होता है? पॉलीमरेज नामक एंजाइम से। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है, एंजाइम से, क्लियर? चलिए, आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 में इसकी खोज की थी। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किस किस में किया जाता है? एक तो अपराधी और आपराधिक गतिविधियों को समझने में, मालूम पड़ जाता है भैया अपराध इतने कई आपने किसी से किया तो तुरंत समझ में आ जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों, शिशु का पितृत्व स्थापित करने में। क्या है? शिशु का पितृत्व स्थापित करने में, बहुत सारे जीवाश्मों का पता लगा लेने में कि जीवाश्म कितना है, कैसा क्या है, पुराना है, किससे संबंधित है, उसी जाति से संबंधित है कि नहीं है। तो ये सब काम डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के माध्यम से होते हैं। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। अब अपन जो नई क्लास है उस पर अपन चर्चा करेंगे, वो होगा मुख्यतः बॉटनी पे। बॉटनी यानी पादप विज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि वन रक्षक, जेल प्रहरी, इनके जो पेपर साथ में हो रहे हैं तो वन रक्षक यदि है तो वन से संबंधित है, तो बॉटनी तो आना ही है ना। तो एक बार फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। अब जैसे ही क्लास समाप्त होगी पीडीएफ उसमें अपलोड कर दी जाएगी, आप लोग डाउनलोड करके उसको दिन भर आराम से पढ़ें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं।